ठीक है, तो इन लास्ट क्लास वी स्टार्टेड अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम स्टडी कर रहे थे एंड हमने इसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ ली थी। ठीक है, और इसके हमने लिमिटेशंस और इसके जो प्रॉपर्टीज थी डिस्कस कर ली थी। ठीक है, देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जहां से इन्होंने कैथोड रेस के बारे में जो है डिस्कवर किया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कवर किया। देन थॉमसन मॉडल देखा हमने, उन्होंने क्या स्ट्रक्चर दिया था एटम का वो डिस्कस किया। ठीक है, एंड द लास्ट अभी जो हम पढ़ रहे थे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो हम स्टडी कर रहे थे, उसमें हम गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था और यहाँ पे यही चीज देखी थी कि मोस्ट ऑफ दी अल्फा रेज जो थी वो क्रॉस कर गई थी गोल्डफॉयल से, लेकिन जो कुछ थी उन्होंने डिफ्लेक्ट किया एक सर्टेन एंगल्स पे, और कुछ एक आदि जो थी जिसने बिल्कुल ही बाउंस बैक किया। तो यहाँ पर हमें जो जैसा थॉमसन ने मॉडल बताया था एटम का, उसी हिसाब से हमने ये गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया और उसके अकॉर्डिंग जो है हमने आगे ये एक्सपेरिमेंट देखा क्या है। ठीक है, और देखो उसके बाद कुछ हमने पहले मैंने अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं ये हमने डिस्कस किया, तो वो चीज आपको समझ आ गई थी कि जिसका प्लस पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, स्पेशली +2 जिनका चार्ज है वो उनको हम अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। तो इन शॉर्ट दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, देन यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि मास कैसे तुम कैलकुलेट करोगे और तुम यहाँ पे इसका चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ये चीजें हमने डिस्कस कर दी। उसके बाद जब हमने ऑब्जर्वेशंस में देखा तो हमने यही चीज देखी इस मॉडल की कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो बहुत मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे वेंट अनडिफ्लेक्टेड थ्रू गोल्ड फॉइल, सीधे डायरेक्ट क्रॉस करके, जैसे ये इधर ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये वाली जो लाइन है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स इस तरह से डायरेक्ट क्रॉस कर जाते हैं। रेयरली जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, डिफ्लेक्ट बाय सम एंगल, और बहुत ही कम जो अल्फा पार्टिकल्स थे, मतलब 1000 में से कोई एक होगा ऐसा अल्फा पार्टिकल जो कोलाइड करेगा गोल्ड फॉइल के साथ और बाउंस बैक करेगा, मतलब बिल्कुल ही बाउंस बैक कर देगा। तो ये हम इन ऑब्जर्वेशंस पर आए थे। अब देखो इन ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या कंक्लूड किया। तो उन्होंने एक तरह से पहले बोल रहे थे कि थॉमसन, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल जो एटम्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, स्फेरिकल है थॉमसन ने बोला था, और सारा का सारा जो है, मैंने आपको क्या बताया था, सारा का सारा जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, सारा का सारा पॉजिटिवली चार्ज है, यही बात इन्होंने बोली थी, थॉमसन ने बोली थी। तो इस तरह से जो एटम्स हैं वो प्लेस थे। ठीक है, उसके बाद ये जितना भी ग्रीन पोर्शन है, मतलब ये सारा का सारा पॉजिटिवली चार्ज एटम्स हैं। ओके, और इन्होंने क्या कहा था कि ये जितना भी है पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनके अंदर एम्बेडेड है। तो इस तरह से आपको एक आधा जो इलेक्ट्रॉन है वो एम्बेडेड देखने को मिलेगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एम्बेडेड है। ये बात बोली थी हमें थॉमसन ने अपने स्ट्रक्चर में। तो अगर हम ये मॉडल लेके चलते हैं एटम का, अगर हम एटम का ये मॉडल लेके चलते हैं तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब अल्फा पार्टिकल रेज इसको कोलाइड करती हैं, इसको पहुंचती हैं, तो देखो सिंस पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज हैं ये, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इन्होंने बोला कि ये क्या होना चाहिए, डिफ्लेक्ट करना चाहिए कुछ एंगल पे, क्योंकि
पॉजिटिवली और नेगेटिव चार्ज होंगे वो एक तरह से डिफ्लेक्ट करेंगे सर्टेन एंगल्स पे, ठीक है। दूसरा बोला कि हो सकता है ज्यादा से ज्यादा क्या करे, यहाँ से एक इस एंगल्स पे इस तरह से जो है काम करेगा, ठीक है, इस एंगल पे डिफ्लेक्ट करेगा। तो एक तरह से इस तरह से एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर होना चाहिए कि कुछ सर्टेन एंगल्स पे वो डिफ्लेक्ट करना चाहिए। लेकिन सिंस यहाँ पर हमने देखा है, यहाँ पर इन्होंने एक बात बोली थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे वो दे वेंट अनडिफ्लेक्टेड। मतलब एक चीज तो यहाँ से कंक्लूड हो जाती है कि इन्होंने मतलब कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स थे वो कहाँ गए, अनडिफ्लेक्टेड वेंट हुए और सीधे के सीधे क्रॉस कर दिए। दैट मीन्स यही होगा अगर एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है और ये पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है एटम, और मतलब इसमें से जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो ज्यादा से ज्यादा क्या करने चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज है तो एक तरह से डिफ्लेक्ट करने चाहिए थे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से पूरा को उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये चीज तो गलत हो जाती है कि जो एटम है, जो एक एटम है वो पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। मतलब इन्होंने बोला, देखो इन्होंने बोला कि एटम कुछ भी है लेकिन ये स्ट्रक्चर तो नहीं है, ये स्ट्रक्चर नहीं है जो हमें थॉमसन ने दिया। तो रदरफोर्ड ने बोला एटम में भी कुछ इस तरह से हो सकता है। एक एग्जांपल लेके बताया इन्होंने, समझ लो आपने फेंसेस देखी हैं जो आर्मी के आगे ऐसे जाली टाइप्स बनी होती है, ठीक है, जहां से तुम क्रॉस नहीं कर सकते हो, आर्मी या किसी भी कैंप के आगे जहां दीवार के ऊपर ऐसे फेंसेस बनी होती हैं या बॉर्डर्स पर जो फेंसेस बनी होती हैं, ठीक है, तो इस तरह से होती हैं वो फेंसेस। तो इन्होंने बोला देखो ऐसा हो रहा है कि जब हमने एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया तो जो अल्फा रेस थी, अल्फा रेस दे वेंट, पहले तो दे वेंट अनडिफ्लेक्टेड, तो ऐसे होनी चाहिए, सीधे के सीधे चली गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एटम है, अगर कोई एटम है उसमें जो बाकी की जो स्पेस है वो पॉजिटिवली चार्ज ना होके वो स्पेस क्या है, खाली है। तो इन्होंने ये चीज तो पहले कंक्लूड कर ली कि जो उसके अंदर जो स्पेस है वो एम्प्टी है, ठीक है। और सिंस यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर एक तरह से डिफ्लेक्ट हो रही थी ऑब्वियसली, क्योंकि जो एटम है पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिव रेज जब कोलाइड करेंगी तो वो डिफ्लेक्ट तो होंगी ही होंगी। लेकिन जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो हमने यहाँ पर देखा कि ज्यादा से ज्यादा जो रेज हैं दे वेंट अनडिफ्लेक्टेड। इस वजह से इन्होंने ये कंक्लूजन कराया कि देखो मोस्ट ऑफ द रेज दे वेंट अनडिफ्लेक्टेड, तो एक तरह से कुछ एटम का स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए कि ये क्या है, एटम खाली है, उसमें आगे पीछे की जो स्पेस है वो खाली है। दूसरी चीज इन्होंने कही कि देखो कुछ ऐसी जो रेज हैं, रियरली सम अल्फा पार्टिकल्स यूज टू डिफ्लेक्ट बाय सम एंगल, तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स कुछ एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो मतलब देखो अगर तुम, यहाँ पे मैंने एक फेंस ली और ये मैं लेट सपोज बॉल फेंक रही हूँ, ये बॉल्स हैं, ठीक है, अगर मैं फेंस में बॉल थ्रो कर रही हूँ तो क्या होएगा कि ज्यादा से ज्यादा बॉल्स क्या करेंगी, एकदम से निकल जाएंगी फेंस से क्योंकि उसमें स्पेस खाली है, ठीक है। एक आधी बॉल क्या करेगी, एक आधी जो बॉल होगी वो, ठीक है, सो एक आधी बॉल क्या करेगी, अगर यहाँ पे लग रही है, ठीक है, तो एक आधी बॉल क्या करेगी, कुछ सर्टेन एंगल्स पे डिफ्लेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल बॉल जो है हिट कर रही है, यहाँ पर हिट कर रही है और इस एंगल पे वो डिफ्लेक्ट कर देगी। अगर बॉल यहाँ पर हिट कर रही है तो इस एंगल पे वो डिफ्लेक्ट कर देगी, यही होगा। फिर उन्होंने फिर से ये चीज सोची कि लास्ट वाला पॉइंट था कि वेरी रेयरली फ्यू अल्फा पार्टिकल्स विल कोलाइड विद गोल्ड फॉइल एंड बाउंस बैक। देखो ये जो बाउंस बैक का कॉन्सेप्ट था ना, ये तो समझ ही नहीं आया इस जो थॉमसन ने ये मॉडल दिया था। इन्होंने बोला ठीक है यार, यहाँ पे डिफ्लेक्ट तो हो रहा है सर्टेन एंगल्स पे, चलो मान लिया, ये चीज ठीक है आपकी, ठीक है। पहली चीज, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडिफ्लेक्टेड, ये इनकी समझ में नहीं आया इस मॉडल से, ठीक है, चलो ये इन्होंने फिर भी समझ लिया कि कुछ एंगल पे वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, अग्रीड।
लेकिन जो लास्ट वाला पॉइंट था कि 100 में से कोई एक जो रे होगी, इट विल कोलाइड विद द गोल्ड फॉइल एंड बाउंस बैक। बाउंस बैक समझ, तो बिल्कुल इस तरह से इन्होंने बोला ये चीज तो यहाँ पर हो ही नहीं सकती, ये तो बिल्कुल भी है ही नहीं, ये स्ट्रक्चर तो है ही नहीं, बाकी कोई भी स्ट्रक्चर होगा लेकिन एटलीस्ट ये थॉमसन ने जो स्ट्रक्चर दिया है एटम का वो नहीं होगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक जो बॉल थी, ठीक है, वो बिल्कुल जब एक बॉल बिल्कुल सेंटर के इसमें पड़ती है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द फेंस में बॉल हिट करेगी, ठीक है, एक बिल्कुल सेंटर में हिट करेगी तो क्या करेगी, बॉल बिल्कुल बाउंस बैक करेगी। यही चीज होती है, समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ना एटम का जो स्ट्रक्चर था, तीनों पॉइंट्स यहाँ पर एकदम से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, ये भी हो गया क्यों कुछ सर्टेन एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रही है, क्यों ये बिल्कुल सीधे जो है अनडिफ्लेक्टेड, मोस्ट ऑफ द रेज अनडिफ्लेक्टेड जा रही हैं, और बिल्कुल क्यों कोई रे जो है वो बाउंस बैक कर रही है, 100 में से कोई एक रे जो है बाउंस बैक कर। तो ये सारा जो पॉइंट्स थे वो इस मॉडल पर तो क्लियर हो जाते हैं, और रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया वो फाइनली ऐसा बोला, उन्होंने कहा कि देखो एटम जो है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, सो एटम जो है वो कुछ इस तरह से है, मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है इनसाइड एन एटम क्या है, एम्प्टी है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, ठीक है। हाँ, कुछ एक चीज है इसके अंदर, एक कुछ चीज है, एक कोई चीज है इसके अंदर जिसकी वजह से इसने बिल्कुल बाउंस बैक किया, कि जब रे बीच में पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, यहां से जब रे पड़ेगी और ये क्या करेगी, बिल्कुल बाउंस बैक करेगी, मतलब ऐसी कोई चीज इसके अंदर है, और वो जो भी चीज है, वो जो भी चीज है उसका भी नेचर क्या है, वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसी वजह से इसने बिल्कुल सेंटर में हिट करके ये बाउंस बैक किया। तो इन्होंने इस कंक्लूजन पर आए कि जो एटम है उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर, उसके आगे पीछे की जगह तो खाली है, जिसकी वजह से सारी रेज जो है अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाती हैं। कुछ एक ऐसी चीज है सेंटर में जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और जिसकी वजह से जो रे है वो पूरी की पूरी बाउंस बैक कर रही है। दैट इज वाई क्यों हमारी जो अल्फा रेज है, मैंने बताया वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और ये जो न्यूक्लियस जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने बाद में नाम दिया इसका न्यूक्लियस, ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तभी ये बिल्कुल बीच में हिट करके इसने एकदम से रिपेल किया और बाउंस बैक किया। और तीसरी चीज इन्होंने बोली कि देखो ऐसा है, न्यूक्लियस है, स्पेस है आगे पीछे की, बाउंस बैक कर रहे हैं, अब ये जो स्लाइटली डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि जो कुछ रेज हैं वो ऐसी पड़ रही हूँ, देखो मोस्ट ऑफ द रेज तो ऐसी जा रही थी, ठीक है, एक आधी जो रे थी वो एकदम इस पे न्यूक्लियस पे साइड पे हिट करके कुछ सर्टेन एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रही थी, लेकिन जो हार्डली कोई एक रे थी आउट ऑफ दी मेनी, ठीक है, हार्डली कोई एक रे थी, वो बिल्कुल इसके सेंटर पे जब उसने हिट किया तो वो क्या कर रही थी, उसने बाउंस बैक किया। तो इन्होंने ये स्ट्रक्चर एटम का, और इन्होंने बोला जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हो वो क्या है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हो वो क्या है, वो आगे पीछे रिवॉल्व कर रहे हैं इस तरह से। सो इलेक्ट्रॉन्स एटम के आगे पीछे रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर इन्होंने दिया अपने रदरफोर्ड मॉडल में, कि द एटम क्या है, उसमें बहुत सारी एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, एक कोई स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है, और वो हेवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है
जिसको उन्होंने नाम देते हैं न्यूक्लियस, वो है इसके अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं इसके आगे पीछे। तो ऐसा स्ट्रक्चर इन्होंने रदरफोर्ड ने दिया। ठीक है, अब देखो इसकी लिमिटेशन क्या आई। लिमिटेशन ये आई कि इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं आगे पीछे, इस तरह से ये चीजें बोली, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो देखो आगे एक और साइंटिस्ट आए बोर, ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं आगे पीछे किसी भी एटम के, तो इसका मतलब ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, ठीक है, कोई भी चीज जब एक्सेलरेट कर रही है तो वो कोई ना कोई एनर्जी तो रिलीज करेगी, ठीक है ना। ऑब्वियसली अगर एक चीज मूव कर रही है उसमें एक्सेलरेशन है तो दैट मीन्स इट इज रिलीजिंग सम एनर्जी। यहाँ पर भी यही होना चाहिए, यहाँ पर भी कोई ना कोई एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करनी चाहिए, बिकॉज इट इज मूविंग एंड एनीथिंग विच रिवॉल्व्स विच मूव्स एक्सेलरेट सम एनर्जी। और जब ये एनर्जी रिलीज करेंगे, जब ये एनर्जी एक्सेलरेट करेंगे, तो मतलब क्या होना चाहिए, कुछ पॉइंट के बाद, कुछ पॉइंट के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपनी एनर्जी एक्सेलरेट करते करते इनको इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वैसे भी नेगेटिवली चार्ज्ड हैं और न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और ये वैसे भी उसको अट्रैक्ट करेंगे, और जब ये एनर्जी रिलीज करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आना चाहिए जब ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक पॉइंट के बाद न्यूक्लियस के अंदर जो है गिर जाएं। तो इन्होंने कहा देखो फिर तो ये एटम जो है अनस्टेबल हो जाएगा, इसका जो स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या एक मॉडल दिया, बोहर ने बोला कि देखो जो एटम है वो, आप ठीक बोल रहे हो, इट इज स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर, ठीक है, लेकिन ठीक है, सो ओके, इन्होंने बोला देखो जो एटम है वो, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से क्या है, न्यूक्लियस है सेंटर में, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं इन सर्टेन ऑर्बिट्स, ठीक है, इनको बोला जाता है ऑर्बिट्स, ये जो हैं ये हैं ऑर्बिट्स आपके, ठीक है। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये रिवॉल्व करेंगे सर्टेन ऑर्बिट्स में, ठीक है, और हम इनके ये जो ऑर्बिट्स हैं इनको हम नाम देते हैं, जैसे के, एल, एम, एन एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन ऑर्बिट्स को हम कुछ इस तरह से नाम देते हैं, और इन्होंने बोला कि ये ऑर्बिट्स को हम इस तरह से नाम देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके अंदर इस तरह से रिवॉल्व करते हैं, 2, 2, 3, 4, 4, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं इन सर्टेन ऑर्बिट्स, और ये जो ऑर्बिट्स का जो नाम है, इन शेल्स का जो नाम है, हम इनको बोलते हैं जैसे N1, N2, N3, N4, ठीक है। तो इन शेल्स का जो नाम है हमने इस तरह से दिए होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, और इन ऑर्बिट्स की जो एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है कि कौन सा ऑर्बिट ज्यादा पास है, मतलब जो ऑर्बिट क्या है, दूर है, जो ऑर्बिट, जैसे एम ऑर्बिट की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी कंपैरेटिव टू के, ओके, तो मतलब जो ऑर्बिट बड़ा है उसकी एनर्जी भी ज्यादा है। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जब रिवॉल्व करते हैं तो अपनी एनर्जी को
रिलीज करते हैं, ठीक है, और जो एनर्जी उनकी रिलीज होती है उसी हिसाब से ये जो एटम है ये स्टेबल होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं एनर्जी रिलीज करते हैं। अगर एक जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर स्टेट में है और उसे हायर स्टेट में जाना है, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है लोअर स्टेट में है और इसको हायर स्टेट में जाना है, तो इसको क्या करेगा, एनर्जी इसको ज्यादा चाहिए होगी, ठीक है, और इसको जब एनर्जी चाहिए होगी मतलब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो इस हिसाब से इन्होंने बोला कि एटम का स्ट्रक्चर होता है। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है कि हम इसकी फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, वो सब चीजें आपको नहीं पढ़नी है। आपको बहुत बेसिक चीजों पे ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। सो जो भी सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है, और जो सबसे क्लोजेस्ट है, मतलब जैसे ये वाला ऑर्बिट है ये न्यूक्लियस के पास है, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो सबसे कम होगी, स्मॉलेस्ट होगी। क्लियर? इस तरह से जो है हम ऑर्बिट्स को, मैंने यहाँ पे शेल्स का नाम के एल एम एन एंड सो ऑन, ठीक है। सो जो के शेल की जो एनर्जी होगी दैट विल बी लीस्ट, एनर्जी लीस्ट होगी, एंड एम की जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, एब्जॉर्ब करते हैं या रेडिएट करते हैं जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। यहां से जो है बोहर ने स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन्ड, और यही जो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था ये यहाँ पर क्या था, इसका लिमिटेशन था। सो लिमिटेशन रहा स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके। मैम वो स्क्रीन थोड़ी ऊपर करना मैम, अपनी स्टेबिलिटी का वो क्या पॉइंट लिखा है? स्टेबिलिटी कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, यही लिमिटेशन थी किसकी, थॉमसन की। सॉरी थॉमसन नहीं, अभी लास्ट में कौन सा करवाया था आपको, रदरफोर्ड, ठीक है। इसी का लिमिटेशन था, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और फिर बोहर ने जो एटम का स्ट्रक्चर दिया वो कुछ इस तरह से दिया, और यही एटम का स्ट्रक्चर हम आज की डेट में भी इसी को ही यूज करके चलते हैं। तो फाइनल हमारा जो स्ट्रक्चर है वो यही है जो बोहर ने हमें दिया था, कि जो एटम्स है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, और ये बहुत हैवी न्यूक्लियस है, हेवीली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके अंदर देखो, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस इज मेड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दैट इज व्हाई इट इज पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन्स वैसे भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। सो न्यूक्लियस इज मेड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड दैट इज व्हाई इट इज पॉजिटिवली चार्ज। और इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, जो कि अपनी एनर्जी रेडिएट करते हैं या एक्सेलरेट करते हैं जब उनको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना होता है। ओके, सो यहाँ पर हमने तीनों मॉडल्स जो हैं उनके स्टडी कर लिए हैं। थोड़ा सा आपको चीजें जो हैं इतना आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, ऑल्सो वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपका इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था थॉमसन ने, राइट। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का जो नाम था ना, द टर्म इलेक्ट्रॉन, वो कॉइन किसने किया था? सो इम्पोर्टेंट है, द टर्म इलेक्ट्रॉन
was coined by G. John Stoney. Okay, so electron का जो term था, it was coined by G. John Stoney. Okay. अब आगे आ जाता है, यहाँ पर आपकी मोस्टली चीजें कवर हो गई हैं, थोड़ा सा देख लो। देखो चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का। सो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन it is plus 1 point, sorry, minus. So it is minus 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulombs. तो C से हम coulombs डिनोट करते हैं। ओके, प्रोटॉन के चार्ज की बात करूं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इट इज प्लस 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। और न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 0। क्लियर। मास की बात करते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 into 10 raised to power minus 31 kgs, very less। मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो इट इज 1.67 into 10 raised to power minus 27 kgs, and mass of neutron it is 1.6 into 10 raised to power minus 27 kgs. So यहाँ पर एक चीज नोट करना, मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, हम इक्वल ही लेते हैं टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली, हम इक्वल ही कंसीडर करते हैं टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। वन थिंग। सेकेंड चीज आपको एक ये याद रखनी है, जो मास है इलेक्ट्रॉन का it is very less, almost negligible as compared to mass of proton. So mass of electron is almost negligible as compared to mass of proton or neutron. ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है, दोनों पॉइंट्स ही आपको याद रखने हैं आपके एमसीक्यूज के लिए, चीजें कभी कभी ऐसी बन जाती। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज, आपको पढ़ना है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। सो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं। बेसिकली आइसोटोप वो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। और आइसोबार्स क्या होते हैं, सो आइसोबार्स होते हैं एटम्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो इनको हम बोलते हैं आइसोबार्स। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, सेम मास नंबर, आइसोबार्स होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है। अब देखो हम डिनोट कैसे करते हैं, ये कई बार आपको एग्जाम्स में ये भी पूछ लेते हैं। लेट्स सपोज X इज योर एटम, ठीक है, और यहाँ पे लिख रही हूँ मैं A और ये लिख रही हूँ Z। Okay, so this X is your atom, any atom, it can be। A यहाँ पे डिनोट कर रहा है आपका मास नंबर, और जो Z है इट इज डिनोटिंग एटॉमिक नंबर। तो मतलब कोई भी तुम आइसोटोप जो है डिनोट करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आइसोटोप का एग्जाम्पल ले रही हूँ,
हाइड्रोजन का लेते हैं, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन लिया है, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं हमारे पास, जिनको हम बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। और हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? हाइड्रोजन इज एन एटम, दैट इज X, है ना। ऊपर मैं लिख रही हूं, ऊपर मुझे लिखना है मास नंबर। सो हाइड्रोजन का जो मास नंबर होता है वो 1 ही है, और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो ये आ जाएगा प्रोटीन। उसी तरह ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी जो मास नंबर होता है, दैट इज 2, और जो एटॉमिक नंबर है वो 1 ही है हाइड्रोजन का। उसी तरह से ट्रिटियम, इसका मास नंबर 3 है और एटॉमिक नंबर 1 है। तो आइसोटोप जब मैं बोल रही हूँ, आइसोटोप क्या है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। सबके एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है इनके? डिफरेंट हैं, 1 2 3। तो इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, इसको हम बोलते हैं ड्यूट्रियम, और इसको हम बोलते हैं ट्रिटियम। तो यहाँ पर ये चीज आपकी इतनी सी है, और इसको तुम इस तरह से डिनोट करते हो। कई बारी एमसीक्यूज में ना सीधे ऐसी चीजें पूछ लेंगे, H11 H21 ऐसे लिख लेंगे, और इस तुम्हें पूछेंगे कि इसमें से आइसोटोप कौन सा है और आइसोबार कौन सा है। तो आपको जब इतना पता होगा कि एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, मास नंबर ऊपर लिखना है, और जब सेम एटॉमिक नंबर होगा तो वो आइसोटोप्स होंगे, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होंगे और सेम मास नंबर होंगे तो वो आइसोबार्स होंगे। देखो आइसोबार का एग्जांपल ले लेते हैं। तो आइसोबार मैंने बोला आपको, जिनका मास नंबर सेम होता है। तो जब मास नंबर सेम है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, ओके, आर्गन, क्रिप्टॉन और कैल्शियम। देखो इनके जो मास नंबर हैं सबके क्या हैं? 40, सबका मास नंबर 40 है। लेकिन इनके जो एटॉमिक नंबर हैं, एक का है 18, एक का है 19, एक का है 20। तो यहाँ पर कोई तुमसे पूछे, तुम्हें ये दे दे इसमें से एटॉमिक नंबर, इसमें से आइसोटोप कौन सा है और आइसोबार कौन सा है, जब मास नंबर सेम है तो वो क्या है? आपके आइसोबार्स हैं, मास नंबर सेम होते हैं। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, सो आई थिंक यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं तुमसे ज्यादा पूछने के लिए। इतना ही है। अच्छा ये देख लेते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। चलो, सो एटॉमिक, मैंने आपको न्यूक्लियस बता दिया जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर सिंपल है, इट इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एटम which determine atomic number. So एटॉमिक नंबर क्या है? जितने भी नंबर प्रोटॉन्स के होंगे वो आपके क्या है? एटॉमिक नंबर। डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय Z, ठीक है। अब देखो कई बारी ना तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं, एक ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि, हाँ चलो ये देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखते हैं। द आइसोटोप ऑफ ड्यूट्रियम of hydrogen has कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स?
तो ड्यूट्रियम का मैंने क्या बताया था, ये है ड्यूट्रियम का, ठीक है, दैट इज, अगर हम लिखते हैं सो H21, ऊपर क्या है, मास नंबर है, इतना हमें पता है, मास नंबर कितना है 2, एटॉमिक नंबर कितना है 1, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब ये क्या हुए हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 1, और मैं आपको बता दूं मास नंबर इज number of protons plus number of neutrons, so number of electrons, I'm so sorry, mass number is number of protons plus number of electrons, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, हमने निकालना है कितने न्यूट्रॉन्स होंगे और कितने प्रोटॉन होंगे,